Done. So as you know, we have finished the revision of first application. So I hope you have revised that in video, and also you have done the revision of those two questions which I have given in homework. So now I am going towards the next application, and as you know, the next application is what? Next application is to check the correctness of the given relation. तो एक गिवन रिलेशन, एक गिवन इक्वेशन जो है उसकी करेक्टनेस आपको चेक करना है कि इट इज़ डायमेंशनली करेक्ट और नॉट. तो इसमें एक वर्ड ये भी यूज़ हो सकता है कि टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन रिलेशन, या फिर टू चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ द गिवन इक्वेशन. तो रिलेशन में जब आप डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक करते हैं या फिर करेक्टनेस चेक करते हैं, तो उसके लिए भी अगेन one of the most important thing I have told you that how to derive the dimensional formula of the given quantity. पहले आपको given quantity का dimensional relation पता होना चाहिए, उसका dimensional formula क्या है, तभी आप चाहे वो फर्स्ट एप्लीकेशन हो, उसका कन्वर्जन हो एक यूनिट सिस्टम से दूसरे में, या फिर उसकी करेक्टनेस चेक करना हो, या फिर उसके लिए रिलेशन ड्राइव करना हो, तीनों ही एप्लीकेशंस तब एप्लीकेबल हो पाएंगे जब आपको ये पता है कि उस क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है. ओके, तो फिर से एक क्वेश्चन पर आते हैं हम. यहाँ एग्जांपल नंबर 40 दे रखा है. जो आपका ये वाला एप्लीकेशन है टू चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी, एक्चुअली इसके लिए कोई भी फार्मूला यूज़ नहीं होता है. जैसे लास्ट टाइम आपने ये वाला फार्मूला देखा था फर्स्ट वाले एप्लीकेशन के लिए, तो यहाँ कोई फार्मूला यूज़ नहीं होगा. यहाँ जो रिलेशन दे रखा है डायरेक्ट ही उस रिलेशन के जो दोनों साइड्स होते हैं, क्योंकि आपको डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करनी है, तो जो LHS और RHS में जो क्वांटिटीज़ हैं उनके आपको डायमेंशनल फॉर्मूला ही लिखने होंगे. और सिंप्लीफाई करने के बाद में लास्ट में आपको ये चेक करना होगा कि अगर दोनों साइड्स में सेम डायमेंशनल फॉर्मूला बच रहा है, दोनों साइड की जो डायमेंशंस हैं दोज आर इक्वल, तो इसका मतलब लास्ट में आप लिख देंगे कि हेंस द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट. या फिर अगर नहीं आ रहा है तो आपको लिखना है इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट. ओके, तो कमिंग टूवर्ड्स द फर्स्ट इक्वेशन यहाँ लिखा है चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट. ये क्वेश्चन गिवन है. तो यहाँ इक्वेशन जो दे रखी है वो है हाफ mv² इज इक्वल टू mgh. ओके, तो इसमें करना ये है आपको कि ये जो दोनों साइड में जो रिलेशंस हैं, जो क्वांटिटीज़ हैं, जो उनकी वैल्यूज़ दे रखी हैं, उनको आपको डायमेंशनल फॉर्म में लिखना है. और डायमेंशनल फॉर्म क्या होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डायमेंशनल फॉर्मूला वो होता है जिसमें कि सबसे पहले कैपिटल लेटर्स यूज़ होते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ होती हैं. ओके, दूसरी बात, जब आप डायमेंशनली किसी रिलेशन को लिख रहे होते हैं तो उसमें जितने कॉन्स्टेंट्स आते हैं उनका कोई रोल नहीं होता है, कॉन्स्टेंट्स का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, और जो नंबर्स आते हैं उनका भी कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है. तो जैसा यहाँ लिखा है हाफ mv². LHS की बात करें तो आप 1 by 1 सॉल्व कर लेंगे. सबसे पहले लिखेंगे गिवन LHS इज इक्वल टू, जैसा कि यहाँ लिखा है हाफ mv² इज इक्वल टू, अब आपने LHS को डायमेंशनल फॉर्मूला की फॉर्म में लिखा है, तो हाफ जो है वो यहाँ पर उसका कोई रोल नहीं है क्योंकि वो नंबर है, उसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा. उसके बाद क्वांटिटी आ रही है m यानी कि मास. तो मास को आपको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, मीन्स कैपिटल लेटर एंड स्क्वायर ब्रैकेट. उसके आगे लिखा है v². तो v मीन्स व्हाट? v होती है वेलोसिटी. तो वेलोसिटी को आप स्क्वायर करके लिखेंगे. वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए. तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है LT-1. तो यहाँ वैसे m0 भी आता है, लेकिन m0 की यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हमें वैसे भी सिंप्लीफाई करना है लास्ट में. तो LT-1 लिखेंगे आप और उस पर लगा देंगे स्क्वायर. अब आपको क्या करना है, दो अलग अलग स्क्वायर ब्रैकेट्स को हटाकर एक कंबाइंड रिलेशन लिखना है. तो अब m की पावर तो 1 है, l कितना हो जाएगा, स्क्वायर लगा है इसलिए L2, और t में -1 है और स्क्वायर लगा है तो t-2. तो फाइनली जो रिलेशन हमारे पास आया है वो होगा mL2t-2. ओके, फिर आते हैं राइट हैंड साइड पर. तो राइट हैंड साइड में गिवन है रिलेशन mgh. mgh में आपको क्या करना है, m जो है वो मास है, उसको डायरेक्ट m लिखा है, g
जी यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज अ काइंड ऑफ एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर किसका डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा, एक्सेलरेशन का, जो कि होता है LT-2। तो यहाँ आपने लिखा है LT-2 और साथ में लिखा है h। तो h इज टेकन हियर एज हाइट, और हाइट जो है दैट विल बी काउंटेड एज लेंथ, तो उसको हमने लिखा है l। तो जब आपने इसको कंबाइंड किया तो यू विल गेट द रिलेशन ML/T-2। तो दोनों ही रिलेशंस क्या आ रहे हैं, सेम डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो नेक्स्ट लाइन में आपने लिखा है डायमेंशंस ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ RHS, और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, हैंस द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लैंग्वेज की। वैसे आप सॉल्व अगर करेंगे तो यू कैन सॉल्व इट डायरेक्टली, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप किसी यूट्यूब चैनल से स्टडी कर रहे होते हैं या फिर किसी भी ऐसी जगह से स्टडी कर रहे हैं जहाँ बहुत डायरेक्ट सारी चीज़ें हैं, तो दैट इज़ ओके फॉर कंपटीशन पर्पस, क्योंकि वहाँ पर स्टेप्स का कोई रोल नहीं होता है, वहाँ तो आपको ऑप्शंस मैच करने हैं कौन सा आया। लेकिन जब आप एकेडमिक लेवल पर स्टडी कर रहे होते हैं देन लैंग्वेज मैटर्स, तो वहाँ पर आप कैसे आंसर लिख रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ आपका जो 11th क्लास है उसमें आप एकेडमिक लेवल पर स्टडी कर रहे हैं, तो हर एक स्टेप की वैल्यू है, हर एक लाइन आपको लिखना है। चेक किया जाता है कि योर वे ऑफ राइटिंग इज़ ऑफ विच टाइप। अगर आपका वे ऑफ राइटिंग सही है तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि आंसर आ रहा है तो हमें पूरे मार्क्स क्यों नहीं मिले। तो बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना है, पहले LHS फिर RHS, फिर उसको कंपेयर करना है और उसके बाद में ये लिखना है कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो दिस वाज योर एग्जाम्पल नंबर 40। तो बेटर होगा कि ये क्वेश्चन आप फिर से लिखें। अगर आप कर भी चुके हैं इसको, जब इसको स्टडी कराया जा रहा था तब फिनिश कर लिया था, बट अगेन यू हैव टू राइट नाउ, रिवीजन करके आपको लिखना है विद डेट। फिर एग्जाम्पल नंबर 41 पर आते हैं। तो अगेन वन रिलेशन इज गिवन देयर, और इस रिलेशन में क्या है कि अब इस ये डिफरेंट टाइप का है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे थे दोनों साइड टर्म्स इक्वल थे, एक एक टर्म था। यहाँ पर टर्म्स चेंज है क्योंकि लेफ्ट साइड में एक ही टर्म है और राइट साइड में माइनस साइन लगा के दो टर्म्स लिखे हैं। अब इनको कैसे चेक करेंगे, तो रिलेशन दे रखा है FS इज इक्वल टू हाफ MV² माइनस हाफ MU²। तो सबसे पहले आप लेफ्ट साइड लिखेंगे LHS, तो आपने लिखा है FS को डायमेंशनली चेक करेंगे, डायमेंशनल रिलेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो F का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है MLT-2। तो अगेन टेक केयर ऑफ दिस थिंग, जो कि यहाँ शो नहीं किया गया है कि स्क्वायर ब्रैकेट, तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट स्पेशली लगानी है हर एक क्वांटिटी में। F लिखा है, F में MLT-2 लिखा है, उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। उसके आगे लिखा है S क्या है, यहाँ पर S डिस्प्लेसमेंट है, उसको L लिखा है, वो भी स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा। जैसे यहाँ पर सभी में स्क्वायर ब्रैकेट लगाई थी बट यहाँ नहीं लगाई है, तो दिस इज़ एन एरर। उसके बाद इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। जब इसको कंबाइंड किया तो क्या बचेगा, ML/T-2। ओके, फिर जब आप राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो डायमेंशन एनालिसिस में कोई प्लस माइनस नहीं होता है, हर एक टर्म की इंपॉर्टेंस है। तो आपने फिर हाफ MV² को चेक किया, तो आप लिखेंगे ऑन RHS टेकिंग फर्स्ट टर्म, तो हाफ MV² लिखा, इसको डायमेंशनल फॉर्मूला में कन्वर्ट किया तो MV², जैसा कि अभी आपने किया तो LT-1 का स्क्वायर, तो बचेगा MLT-2। फिर लिखेंगे सेकेंड टर्म ऑन RHS हाफ MV², फिर से ये आया ML/T-2। तो आपको 1 बाई 1 चेक करना होगा, यानी कि FS हाफ MV² के बराबर भी आ रहा है और FS हाफ MU² के बराबर भी आ रहा है। तो आप लिख देंगे कि हैंस द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ओके, तो ये इक्वेशन आपकी क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। तो ये आपका जो है एग्जाम्पल नंबर था 41। अब आते हैं एग्जाम्पल, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 42। तो जैसा यहाँ दे रखा है, फिर से देखिए क्वेश्चन में लिखा है चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन। अब रिलेशन कौन सा है, टाउ इज इक्वल टू I अल्फा। ओके, तो टाउ यहाँ पर टॉर्क है। टॉर्क जो है वो अगर आपने स्टडी नहीं भी किया है, वैसे तो टॉर्क आपका आ चुका है, वो आप पढ़ चुके हैं। टॉर्क इसमें आया था आपका रोटेशनल मोशन में, वहाँ आपने टॉर्क के बारे में पढ़ा है। तो टॉर्क जो है वो रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स होता है। आई का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया है
और अल्फ़ा जो है आपका वो क्या है यहाँ पर, अल्फ़ा है यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन, और इसमें आगे सब कुछ एक्सप्लेन भी किया गया है। तो अल्फ़ा यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन है। सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक करते हैं। तो गिवन रिलेशन लिखा आपने, उसके बाद उसकी दोनों साइड्स की क्या लिखना है, डायमेंशंस। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड में टाउ यानी कि टॉर्क की डायमेंशनल, टॉर्क को डायमेंशनल रिलेशन में कन्वर्ट करना है। तो टाउ आपने लिखा फोर्स इनटू डिस्टेंस इसका फॉर्मूला होता है, और फोर्स का फॉर्मूला जो है mlt-2 है, डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस की डायमेंशनल रिलेशन एल है। जब इसको कंबाइन किया तो ml2t-2। उसके बाद आप आते हैं राइट हैंड साइड पे, आई का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। तो पता है आपको आई mr² होता है, m और r क्या हो जाएगा, l²। फिर आपको लिखना है अल्फ़ा का फॉर्मूला। तो अल्फ़ा जो है आपका वो उसका फॉर्मूला क्या होता है अल्फ़ा का, तो यहाँ अल्फ़ा का रिलेशन आप लिख सकते हैं जो कि यहाँ लिखा गया है एंगल अपॉन टाइम स्क्वायर। ये एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। तो इसकी वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो एंगल जो है वो डायमेंशन लेस है, उसके प्लेस पे कुछ नहीं आएगा। टाइम की डायमेंशन लिख दी है टाइम स्क्वायर, तो क्या बचेगा t⁻²। अब दोनों साइड अगर आप कंपेयर करें तो ml2t-2 और जो लेफ़्ट साइड आ रहा है आपका टाउ, वहाँ ml2t-2 दोनों में बराबर आ रहा है। तो डायमेंशंस ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ RHS। तो फिर लिख देंगे हेंस द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 42 था। अब आगे आप बढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारे रिलेशन आपको मिलने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 43 आप देख रहे हैं। तो 43 में सबसे पहला वाला जो लैम्डा h/mv है वो यहाँ एक्सप्लेन किया गया है, और सेकंड जो है एस्के वेलोसिटी √2gm/r, इसको भी एक्सप्लेन किया गया है। तो लैम्डा यहाँ क्या होता है, क्वांटिटीज़ में क्लियर कर दे रही हूँ। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। h क्या है यहाँ पर, प्लैंक्स कांस्टेंट है। m मास, v वेलोसिटी, तो उसको आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। v सेकेंड वाले में v एस्के वेलोसिटी है, कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m मास है, r रेडियस। तो एक बार इसको चेक कर लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क एंड आई विल सेंड यू some more revision questions also. Okay, so it is finished now. Thank you.